हम कैसे बचा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को? दो तरीके हैं। पहला तरीका है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा तरीका है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है समझिए। इन सीटू मतलब होता है इन सिचुएशन, इसकी फुल फॉर्म है इन सिचुएशन या ऑन साइट कंजर्वेशन। मान लीजिए आप कहीं पर जाते हैं जंगल में और आपको मालूम पड़ता है क्यूट सा पांडा है बेचारा और उसकी मम्मी नहीं है और आपको डर लग रहा है कि यार बेचारे को कुछ हो ना जाए। आपने क्या किया, उस बेचारे के लिए वहाँ पे अच्छा सा घर बनाया और आप डेली जाकर उसको वहाँ खाना दे रहे हो ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। यानी आपने एक स्पीशीज़ को उसी की नेचुरल प्लेस में बचा दिया। तो अगर आप किसी को उसी के घर में बचा देते हो तो इसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, जहां मिला वहीं बचा दिया उसे। लेकिन एक होता है एक्स सीटू, इसमें क्या होता है एक्सटर्नल सिचुएशन। यहां पर इमेजिन करो आप गए और आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक डॉग एक अच्छा सा क्यूट सा पपी है और यार ये ठंड में कहीं इसको कुछ हो ना जाए और आपको डर लग रहा है कि यहाँ से मैंने छोड़ दिया तो बाकी जानवर से ना मार दे, तो तुम उसे लाए अपने घर में रख लिया। अब यहाँ पर आपने उसको उसकी नेचुरल जगह से निकाल के अपनी आर्टिफिशियल जगह पे रख दिया। तो जब तुम किसी को उसके नेचुरल प्लेस से निकाल के किसी एक्सटर्नल कंडीशन में ले आओ, इसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। मैं तुम्हें एक्स सीटू का एग्जांपल देता हूँ। तुमने सुना होगा बोटेनिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन सुने होंगे, जूलॉजिकल गार्डन जो चिड़ियाघर है। जो चिड़ियाघर है इसमें जितने भी जानवर हैं, क्या ये शुरू से यहीं मिलते थे? नहीं, इनको बाहर से लाया गया है। टाइगर कलर लाया गया, लायन कलर लाया गया, बर्ड्स का लाया गया ताकि उनको यहाँ पे रखा जा सके। हालांकि इन गार्डन का पर्पस सिर्फ इतना था कि इन जानवरों को बचाया जा सके। अब तो खैर यहाँ पे पैसे कमाए जाते हैं, बट वो पैसा कमाना पर्पस कभी था ही नहीं। कमाना सिर्फ पर्पस क्या था कि इनको बचाया। मान लीजिए कि उत्तराखंड में एक टाइगर की स्पीशीज़ है जो बहुत ख़तरे में, उसे मतलब वहाँ के लोग जो हैं वो हार्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कोशिश करेंगे इन सीटू की। हमारी पता पहले कोशिश क्या है, इन सीटू, उसे वहीं बचा लो। क्योंकि अगर आप किसी को उसका घर छोड़ के कहीं बाहर लेकर आते हो ना, तो उसके लिए सबसे बड़ा पता चैलेंजिंग टास्क क्या है, उस नई कंडीशन में सर्वाइव करना, क्योंकि वो उसके लिए यूज टू थोड़ी है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, इन सीटू। अगर इन सीटू नहीं हो रहा होता फिर भैया लास्ट तरीका क्या, उठा के लेकर कहाँ जाओ, इससे अपनी कंडीशन में इसका देखभाल करो। तो एक्स सीटू तो अब करना पड़ता है। अच्छा, इन सीटू में हमें ना एक चीज़ आ रही है, एंडेमिक स्पीशीज़। कई बार ना सुना होगा कुछ कंट्रीज कहते हैं जी ये एंडेमिक स्पीशीज़ है। अब 3 टर्म आती है सुनना। अगर कोई चीज़ एक ही एरिया में रहे इसे बोलते हैं एंडेमिक। अगर कोई चीज़ आसपास के एरिया में भी प्रेजेंट हो इसको बोलते हैं एपिडेमिक। और अगर कोई चीज़ हर जगह प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं पेंडेमिक। सेम बीमारी में भी 3 कैटेगरी होती हैं। एंडेमिक डिजीज अलग होती है, एपिडेमिक अलग होती है, पेंडेमिक अलग होती है। एंडेमिक मान के चल लीजिए, मान लीजिए हमारे यहाँ की हवा पानी की कुछ कमी की वजह से एक बीमारी हम लोगों में स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि वो हवा पानी सिर्फ पूरे वर्ल्ड में हमारे पास ही ख़राब क्वालिटी के मान लेते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम लोगों को होगी, क्या वो दुनिया के हर इंसान को होगी? नहीं, हमारे यहाँ के लोग को होगी, इवन इसके बाहर के लोगों को भी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी जो एक ही एरिया में मिल रही है, इसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक डिजीज या एंडेमिक डिसऑर्डर। लेकिन मैं कोई प्रॉब्लम देख रहा हूँ जो मुझे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर नहीं 10 और नई जगहों पर है प्रॉब्लम, तो ये एपिडेमिक है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, ये प्रॉब्लम 10 जगहों पे नहीं, पूरे अर्थ पे बीमारी फैली हुई, ये प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या ये पेंडेमिक, सेम स्पीशीज के लिए। एक स्पीशीज जो सिर्फ एक ही जगह पर पाई जाती हो, मतलब मान लीजिए भारत है हमारा, भारत में ये पर्टिकुलर शहर हो गया जहाँ पे कोई स्पीशीज़ है जो कि यहीं पर ही पाई जाती है और पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती स्पीशीज़। तो जिस एरिया में कोई ऐसी स्पीशीज़ हो जो कहीं और नहीं मिलती, ऐसे स्पीशीज़ का नाम क्या रखा जाता है, एंडेमिक। ऐसे हैं, जैसे मान लो ना, अब मैं बताता हूँ, अफ्रीकन्स और जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास कंगारू है, कंगारू उसके एंडेमिक है। आपको कंगारू कौन सा पूरी दुनिया में मिल जाता है, वो लिया है आप, वो बात अलग है। पता आपको नेचुरली जानवर का हैबिटेट पूरी दुनिया नहीं है। आपको लग रहा है ना कि जैसे डॉग तो एक केस एक्सेप्शनल हो गया भाई, डॉग तो पूरे अर्थ में मिल जाता है, अदरवाइज़ कोई भी एनिमल पूरी दुनिया पे कभी नहीं मिलता। जैसे जो एलिफेंट है वो इंडिया के पास है और अफ्रीका के पास है, टाइगर भी हमारे पास है, अफ्रीका और इंडिया के पास है, लेकिन सबके पास थोड़ी है ये। ऐसे अफ्रीका के पास कोई जानवर है जो हमारे पास नहीं है, ना अफ्रीका के पास है।
तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने सिर्फ अपनी नॉलेज पर्पज से साझा करने के लिए हम हर जगह से एक स्पीशीज उठा लाए अपने यहाँ रखने के लिए, भाई पढ़ने के लिए। ऐसे उन्होंने हमारे हमसे ले लिया, इसीलिए हमारे पास सब स्पीशीज सब जगह देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज सब स्पीशीज हर जगह नहीं पाई जाती, सबका अपना एक जगह फिक्स है, जो जहाँ है वही मिलेगा। तो मान लीजिए मेरे यहाँ पे कोई टाइगर की स्पीशीज़ है, मैं बोल रहा हूँ ये एंडेमिक है, इसका मतलब पता है क्या है, ये टाइगर की स्पीशीज़ सिर्फ इंडिया में इसी शहर में मिलती है, कहीं मिलती नहीं है। तो मुझे ऐसे जगह को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर ये ख़त्म हुआ ना जगह, तो ये अपने साथ ऐसी स्पीशीज़ दुनिया से ले जाएगा बाहर जो दुनिया में कहीं और है ही नहीं। सोचो ना, अगर लेट सपोज जर्मन शेफर्ड नाम का जो ब्रीड डॉग, इमेजिन करो वो डॉग की ब्रीड सिर्फ इसी एरिया में और दुनिया में कहीं नहीं है, तो अब क्या होता है? अच्छा, एक जर्मन शेफर्ड, एक दूसरा ब्रीड है मान ले पिटबुल। पिटबुल दुनिया के हर एक कोने में है, तो मुझे किसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? जर्मन शेफर्ड को, क्योंकि अगर ये ख़त्म हुआ तो एटलीस्ट औरों पे तो है, लेकिन अगर ये ख़त्म हुआ तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा फिर। तो ऐसे जगह जहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ऐसी जगहों को हॉटस्पॉट का नाम दिया गया बायोलॉजी में। क्या बोलते हैं इनको? हॉटस्पॉट कहते हैं बायोलॉजी में। और पहले 25 हॉटस्पॉट थे, आज पूरे वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट है, जिसमें से 3 हॉटस्पॉट तो हमारे भारत के पास है। यानी जो मैंने आपको 34 हॉटस्पॉट लिखे हैं, ये इंडिया के नहीं है, ये वर्ल्ड के हैं। इसमें से 3 हॉटस्पॉट तो हमारे पास हैं, एक इंडो बर्मा साइड, श्रीलंका साइड और एक मेघालय साइड। ये हमारे 3 साइड ऐसे पड़ते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे हॉटस्पॉट देखने को पाए जा रहे हैं। तो ये प्लीज़ अपने ये 2 जो 3 हॉटस्पॉट हैं, इनके नाम रट्टा रखना, काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। तो ऑब्वियसली बात है, ये भी कौन सा हुआ? इन सीटू कंजर्वेशन। भाई आपने अगर कोई स्पीशीज जहाँ मिले निकाले थोड़ी है। अच्छा, हम बचाते कैसे? सवाल यहाँ पर ये आ रहा है। बचाते कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ कुछ रूल्स लगा देती है। जैसे आपने सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स। ये पता है क्या होते हैं? नेशनल पार्क की ज़्यादा शक्ति होती है। जैसे मान लीजिए कोई जंगल है और जंगल, गवर्नमेंट ने भी कोई रूल नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है जिसको जाना जाओ, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं कहती किसी को। लेकिन अगर उस रेड डेटा बुक में लिखा गया कि आपके फलाना जंगल के अंदर ये स्पीशीज खत्म होने वाली है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तुरंत वहाँ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगी? उस पूरे के पूरे जंगल में बोर्ड लगा देगी और कुछ लोग तैनात कर देंगे और लिख देंगे, अगर आपने हंटिंग करी या इस जोन के बाहर गए या इस जोन के अंदर गए तो आप पे बहुत भारी जुर्माना लगने वाला है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं। आमतौर पे क्या है, जब जंगल पे कोई कुछ कहते हैं तो लोग आके हंटिंग कर लेते हैं, जिसका मन है इसको उसको मार दिया, इसको ले गए, है ना। जब सरकार ने रूल लगा दिया कि आप नहीं मार सकते, तो आप चाहे जितने मर्जी प्रधानमंत्री हो, आप आके किल नहीं कर सकते। और जब आपने हंटिंग रोक दी तो स्पीशीज तो बच गई ना। गवर्नमेंट आपको जंगल में घूमने से रोकेगी नहीं, क्योंकि घूमो, मना नहीं कर रहे हैं आपको, बट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। रूल्स क्या फॉलो करने पड़ेंगे? आपको पेड़ काटने हैं, आपको कोई लकड़ी खराब है ले जाओ, गवर्नमेंट कहते हैं हम इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, बट जानवर को हाथ नहीं लगाओगे, ये गवर्नमेंट रूल्स लगा देती है। और जिस लेवल के रूल्स लगते हैं उस लेवल के पार्क मतलब वो बन जाती है जगह। मानिए बायोस्फीयर रिजर्व बन गया या नेशनल पार्क बन गया, तो ये जगह क्या होते हैं? ये जंगल ही होते हैं, बट सरकार क्या करती है? कुछ नियम कायदे से इनको बंद कर देती है। बंद मतलब पाबंदी लगा देती है। तो अब यहाँ पे मैंने कहा जंगल को उखाड़ के कहीं और ले आया, जंगल तो वही था, बट सरकार के रूल लग गए, तो अब मैं इसको कुछ नहीं कर पा रहा। तो यह क्या हुआ? इन सीटू, कि आपने उस स्पीशीज़ को उसी के घर में बचा दिया। तो ये है इन सीटू कंजर्वेशन। अच्छा, कई बार ना हमारी धार्मिक वैल्यू भी हमारी बड़ी हेल्प कर जाती हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, जैसे मेघालय में बहुत फेमस जो है ना, खासी एंड जयंतिया। ये मेघालय के बहुत फेमस हिल्स रीजन पड़ते हैं, खासी एंड जयंतिया। और या आपने अगर जाते हो जयपुर साइड, तो आपको राजस्थान में पड़ता हो अरावली हिल्स पड़ते हैं, है ना। पता है इन हिल्स में ऐसे प्लांट लगे जिनको लोग पूजते हैं। अब अगर किसी जंगल में ऐसे पेड़ जिनको पूजा जाता है, तो लगता है आपको लोग ऐसे जंगलों काटने देंगे? लोग हाथ भी लगाने देंगे? अब जंगल बच गया तो जानवर बच गए। यानी कई बार ऐसे भी स्पीशीज़ बच जाती हैं कि उनमें जो पेड़ लगे हैं वो धार्मिक वैल्यू कैरी कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई काट नहीं रहा। और ऐसे जंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रेड ग्रूव्स कहा जाता है इनको। तो याद करना, ये सैक्रेड ग्रूव्स बहुत काम के हैं, हमें इनसे कई अपने को बड़ी हेल्प मिलती है। तो इसमें अपने को वो हो गए इन सीटू, कृपया याद करें, नेशनल पार्क 90 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448, बायोस्फीयर रिजर्व 14 याद कर लेना, जो नंबर इनके दिए होंगे, इसमें इतना ही है। अब एक्स सीटू इन सीटू में देख लिया कैसे बचाते हैं। एक्स सीटू में एक स्पेशल तरीका और है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रही बात। एक्स सीटू में कई बार ना क्या होता है कि अमेरिका में कोई स्पीशीज़ है और वो ख़त्म हो सकती है 1 साल बाद, 2 साल बाद, जैसा उनका रखने का तरीका है, शायद ख़त्म भी हो सकती है। अपने को तो बचाना है, हम क्या करते हैं? वहाँ से उस ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके इंडिया ले आते हैं।
और इंडिया में जो हमारे पास गैमेट्स को स्टोर करने का पूरा तरीका, हम सिंपल स्टोर कर लेते हैं गैमेट। अब मुझे मालूम पड़ा एक साल बाद कि वो स्पीशीज़ वहाँ ख़त्म हो गई, यानी दुनिया में स्पीशीज़ वो है ही नहीं, बट मैंने गैमेट तो स्टोर कर रखे हैं ना। इन्हीं गैमेट्स को लैब में फ्यूज़ करा के हम नई जनरेशन को यहाँ पे पैदा कर लेते हैं। और ऐसा ही काम हमारे साथ भी हो चुका है, ह्यूमंस के गैमेट भी स्टोर हो रखे हैं। इन फ्यूचर जब भी कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस आएगी नेचर में और ह्यूमन की स्पीशीज़ ख़त्म होने के कगार पे आएगी, तो ह्यूमंस के ऑलरेडी हमने सेल्स और गैमेट्स प्रिजर्व कर रखे हैं, तो ह्यूमन रेस कभी नहीं मरने वाली, वो हमेशा रहेगी। तुम नहीं रहोगे लेकिन रेस रहेगी वो पूरी की पूरी। तो हमने अपने लिए भी ये काम कर रखा है, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। याद है, क्रायो मीन्स ठंडा, याद है, क्रायो मीन्स ऑलवेज ठंडा होता है, यानी जब भी आप चीज़ों को प्रिजर्व करते हो ठंडे में करो, गर्म में तो पॉसिबल भी नहीं है, लॉजिक भी नहीं कहता गर्म में तो। अच्छा, आपने लास्ट ईयर देखी थी एक मीटिंग हुई थी G20। अब G20 हालांकि ग्लोबल 20 यानी कि उसका मेन पर्पस था ग्रीन एनर्जी को लेकर बात करना। हर देश के बीच में एक मीटिंग हर साल या हर 2 साल 10 साल में चलती रहती है, और मीटिंग ज़रूरी भी है, और मीटिंग का पर्पस अलग अलग होता है। मान लीजिए इस साल हम 190 देशों ने क्या करा, डिसाइड किया कि हम 10 मीटिंग रखेंगे। एक मीटिंग में बात चलेगी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए, एक मीटिंग में बात चलेगी कैसे हम ओजोन लेयर को रोके, मतलब उसको डिप्लीट होने से रोके, एक में बात चलेगी कैसे गार्बेज का जुगाड़ किया जाए, एक में ग्रीन एनर्जी को लेके, यानी हर मीटिंग का एजेंडा अलग होता है। तो ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी के लिए भी अलग से मीटिंग रखी जाती हैं, जिसमें एक रखा गया था द अर्थ समिट, जो कि 1992 में रियो डी जनेरियो में रखा गई थी पहली मीटिंग। फिर सन 2002 में रखी गई थी एक मीटिंग, 2002 जोहान्सबर्ग अफ्रीका में रखी गई थी मीटिंग, उसका नाम था द वर्ल्ड समिट। और फिर 10 में रखी गई थी मीटिंग, और एनसीईआरटी ने 2010 की मीटिंग दिखा रखी है। और एज़ पर द रूल मीटिंग हर 10 साल में लगती है इनकी, जो बायोडाइवर्सिटी की है। यानी अगर 2010 में इन्होंने मीटिंग शो करी, यानी 2020 में मीटिंग हुई होगी, और तीसरी मीटिंग अब जो होगी वो 2030 के आसपास होगी। और क्योंकि कुछ टाइम तो चाहिए ना, अब देखो स्पीशीज़ एक दिन में ख़त्म तो होती नहीं है, अब हम हर साल तो जाके नहीं कर सकते मीटिंग। स्पीशीज़ को ख़त्म होने में टाइम लगता है, या उसको बचाने में टाइम लगता है। ना तो हम किसी को बचा सकते हैं ना एक दिन में, ना ख़त्म कर सकते एक दिन के अंदर स्पीशीज़ को। तो इसीलिए 10 साल का टाइम चाहिए जानने के लिए कि किस कंट्री ने कितना ज़्यादा अपने कंट्री में स्टेप उठाए हैं स्पीशीज़ को बचाने के लिए। अगर कोई कंट्री लापरवाही कर रही है तो बाकी सारे देश उस पर फिर सख्त हो जाते हैं। तो ये मीटिंग भी ज़रूरी है ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो अपने आके स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने में पूरी हेल्प करें। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, मैंने शायद पहले बताया था, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये बहुत अच्छी कहानी है, सुनो ये कहानी क्या। ये कहानी आपको समझा देगी स्पीशीज़ की वैल्यू क्या होती है, आपको चींटी तक की वैल्यू समझा देगी कहानी क्या कर सकती है। ये कहानी है पॉल एलरिक ने इसको बताया था। कहा था मान लेते हैं कि एक जो फ्लाइट, एक एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन को मान लो एक इकोसिस्टम है। अब एरोप्लेन बहुत सारे पेज से जुड़ के बना होता है ना, बहुत सारे पेज को जोड़ के हमने पूरा एरोप्लेन बनाया होता है। इमेजिन करो कि ये पूरा इकोसिस्टम जो पेज है, यहाँ पर ये स्पीशीज़ है, मतलब स्पीशीज़ ने मिल के पूरा इकोसिस्टम संभाल रखा है। फिर ये कहता है कि अगर हर एक पैसेंजर में से एक पैसेंजर पेच निकाल के जेब में रख ले अपने, तो उससे वो पार्ट लूज़ हो जाएगा प्लेन का और क्रैश होने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन इतने नहीं बढ़ेंगे। कहा पेच निकालने का मतलब आप ये समझिए, किसी ने इकोसिस्टम से एक स्पीशीज़ ही हटा दी, दुनिया से बाहर ही निकाल दी, मतलब ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म कर दिया तो इकोसिस्टम से स्पीशीज़ हटा दो एक। कहा लेकिन अगर हर एक पैसेंजर एक पेच निकालने बैठ जाएगा तो पूरा का पूरा प्लेन जो है अपना बैलेंस खो देगा और वो क्रैश हो जाएगा। हाँ या ना। कहा इसी तरह से अगर हर एक ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज़ को रिमूव करता चला जाएगा तो जैसे इकोसिस्टम से स्पीशीज़ चली जाएंगी तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश। लेकिन वहीं पर इसने एक लाइन और बताई, कहा एरोप्लेन में भी ना कुछ पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि विंग्स पे लगे हुए पेज। कहा अगर कोई इंसान प्लेन के अंदर बैठ के एक पेज निकालेगा और कोई विंग्स का एक पेज निकालेगा तो दोनों में भले ही एक पेज निकले, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट प्लेन को कब पड़ेगा, विंग्स वाले में। यानी नेचर में 2 तरह की स्पीशीज़ हैं, एक ऐसी स्पीशीज़ जिसके ख़त्म होने से नेचर को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, और एक ऐसी स्पीशीज़ के ख़त्म होने के बाद नेचर को सबसे बड़ा झटका लगता है, और इसी स्पीशीज़ का नाम रखा जाता है कीस्टोन स्पीशीज़। ये स्पीशीज़ जानते हो क्या करते हैं, ये बहुत सारी फूड चेन को बैलेंस करने का काम करते हैं। अब सोचो रेड पांडा है, रेड पांडा ये तो है भी, ये तो लिस्ट में भी है इसके एक्सटिंक्शन की, रेड डेटा बुक में लिखा भी है नाम इसका। तो रेड पांडा क्या मल्टीपल फूड चेन को बैलेंस करता है। अब सोचो इसे आपने गायब कर दिया तो क्या होगा, सारी फूड चेन एक साथ क्रैश होंगे, और एक फूड चेन में 4 ऑर्गेनिज्म सोचो 10 में गई तो 40 खो देगा एक साथ में। अब 40 गए, याद है को एक्सटिंक्शन,
इन 40 पे कोई और भी डिपेंड करेगा, वो भी जाएंगे, करते 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 पूरा इकोसिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो एक चीज़ और, हम कभी भी हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। हम एक ऐसे एनिमल है जैसे ग्रुप में ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। ग्रुप मतलब प्लांट और एनिमल हमेशा चाहिए हमारे साथ, हम अलग से नहीं सर्वाइव कर सकते। दूसरी इसमें एक साइंटिस्ट है डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, कहा था जिस एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है ना वो एरिया ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, और जहाँ पर वैरायटी कम है वो लेस स्टेबल है। अब आपने पढ़ा है जो ज़्यादा स्टेबल होता है ना उसमें वेरिएशन कम से कम आती है, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है भाई, उसको नीड नहीं है इतनी करने की। लेकिन जो स्टेबल नहीं है उसे स्टेबल होना है, उसमें चेंजेस ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो जो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाली जगह होती है उसमें हर साल वेरिएशन कम से कम देखने को मिलती है। यानी वहाँ पर इस साल जितनी स्पीशीज़ थी लगभग लगभग उतनी ही रहेंगी, और जो स्पीशीज़ है उनमें भी चेंजेस कैसे रहते हैं, नॉर्मल, एक हद तक स्टेबल। लेकिन जहाँ स्पीशीज़ कम होती है इनकी स्टेबिलिटी बड़ी ख़राब होती है। इनमें हर एक इंडिविजुअल में आने वाला चेंज सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उनके मुकाबले, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है ना। स्टेबल होने को चेंज तो होना पड़ेगा, तो इनको बड़ा चेंज दिखाना पड़ता है। सो यहाँ पे ये था तुम्हारा का पूरा बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें तुम्हारा रटने वाला काम थोड़ा सा रह गया, हालांकि करा तो मैं